टर्म्स को लेकर। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है समझिए फटाफट। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है कि आपने तीन चीजें स्टडी की होगी, एक तो होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर रेडी करते हैं बेटा सॉल्यूशंस को। तो ओवरऑल सॉल्यूशंस में अगर देखा जाए तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इसी चीज को अपन स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको 4 टाइप से रीड करने को मिली होगी। पहले तो या तो मास की फॉर्म में मास परसेंटेज, या आपने सीखा होगा बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, या आपने इसको स्टडी किया होगा मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। ओवरऑल मीनिंग क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है क्वांटिटी बतानी है आपको। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है कि सॉल्यूशन में टोटल जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, इसी को रिप्रेजेंट करना क्या होता है आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। जैसे मैं बात करता हूँ मास परसेंटेज, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन नोन एज मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या हो गया मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट किसका सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वेट सॉल्यूशन, परसेंटेज है इनटू 100 कर दो। ऐसे में बात करता हूँ बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे वॉल्यूम लोगे आप सॉल्यूशन का, ये ml में लेना है और यहाँ पे वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का, सॉरी यहाँ वॉल्यूम लोगे आप सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन 100, यही आपकी परसेंटेज होती है। ऐसे यहाँ पे आप कर सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन नोन एज मास वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे नेक्स्ट आता है बेटा वॉल्यूम मास परसेंटेज, तो यहाँ पे आप क्या करोगे मास ऑफ सॉल्यूट रखोगे, वो ग्राम में लोगे बेटा मास ऑफ सॉल्यूट को, और प्रेजेंट इन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लेना ml, ठीक है। यही आपकी क्या होती है कंसंट्रेशन टर्म्स होती है सॉल्यूट इनटू 100 वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम ले लेना सॉल्यूट का ml में, और जो मास लोगे सॉल्यूशन का वो ग्राम में लोगे। तो ओवरऑल आपके पास में 4 कंसंट्रेशन टर्म्स आती है, या उसको मास की फॉर्म में या वॉल्यूम की फॉर्म में, या मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय मास। इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को कई बार पीपीएम और पीपीवी में पूछा जाता है। तो पीपीएम और पीपीवी का मीनिंग क्या होता है समझिए। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। मिलियन मींस होता है 10 लाख मींस 10 की पावर 6। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट मिलियन मतलब 10⁹। तो और सिंपल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जहां भी आपको पार्ट पर मिलियन बोला जाए, पार्ट पर बिलियन बोला जाए, तो यहाँ पे आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स लेनी है वो 100 क्वांटिटीज ना लेके 10⁶ या 10⁹ क्वांटिटीज में लेनी है। जिसमें बात करें पीपीएम मास पीपीएम, तो यहाँ पे 10⁶ कर देते हैं, पीपीवी बोलता है 10⁹। इस तरीके से इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो ओवरऑल बेसिक्स सी बातें हैं बेटा कि जब कंसंट्रेशन टर्म्स की अपन बात करते हैं तो अपन इनके शो करने के रिप्रेजेंट करने के मेथड्स बताते हैं कि यहाँ पर अपने को क्वांटिटी बतानी होती है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशंस में, कितना प्रेजेंट है, इसी चीज को बताना क्या होता है आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करने के कई मेथड्स होते हैं, जिसमें इन सब के अलावा आपने एक सीखा होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मोल फ्रैक्शन में कहता हूँ x, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन को x से यहाँ पे क्या हो गया x में, जिसमें कहता हूँ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को x से बराबर क्या हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na प्लस Nb। ऐसे x के मोल फ्रैक्शन में पूछूं तो यहाँ पे बोलोगे आप N डिवाइडेड बाय N प्लस Nb। और आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, 1 यानी x प्लस x, इन दोनों का जो वैल्यू है ये चीज होती है मोल फ्रैक्शन। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जैसा कि आपने देखा मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, या पीपीएम या पीपीवी बोलेंगे इनको, या पूछा जाएगा मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। ओवरऑल इनके न्यूमेरिकल्स अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। इनसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो मोलिनिटी और नॉर्मेलिटी को लेकर आते हैं, तो अपन थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनके तीनों के क्वेश्चंस देखेंगे एक साथ। आज थोड़ा सा आज के इस लेक्चर में थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह। जैसे अब बात आती है बेटा मोलरिटी को लेके, नॉर्मेलिटी को लेके, इन सब के बाद एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15% 15 m/m परसेंटेज NaOH सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया ये सॉल्यूशन पूछेगा, अब यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया गिवन सॉल्यूशन 15 m/m परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज NaOH सॉल्यूशन।
परसेंटेज एम परसेंटेज बोला है, मास परसेंटेज, ये किसके लिए बोला है, NaOH के लिए। ये क्या आपका सोल्यूट है। तो सोल्यूट आपको प्रोवाइड किया है, बेटा सोलवेंट ऑलवेज H2 होता है। आपको जब भी गिवन होगा उसको मानो, नहीं गिवन है तो यूनिवर्सल जो सोल्वेंट होता है वो H2 होता है। आपको पता है दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। अब आपको पता है सॉल्यूशन क्वांटिटी 100 ग्राम में ली आपने, तो 100 ग्राम का 15% यानी 15 ग्राम हो गया, तो ये और कितना हो गया, 85 ग्राम। अब क्या पूछा, मोल पूछा, तो 15 डिवाइडेड बाय 40 और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा 3/8 मोल, ये आ गया 15/18 मोल, ये आ जाएगा 4 ठीक है। यहाँ पे मोल आ जाएगा 3/8। तो ओवरऑल आपको मोल कंसीडर करना आ गया और कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ मास परसेंटेज लिखा है, वैसे मास का एडिशंस वगैरह दे सकता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे थोड़ा सा रूल फॉलो करना है। जैसे कई बार सोल्यूट की क्वांटिटी दे दी गई कि जैसे मैं कह दूँ कि सोल्यूट 4 ग्राम है, देन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो H2 मॉलिक्यूलर वेट में 4 ग्राम और 8 ले लेना, यहाँ पे ऊपर 4 कर लेना। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके पहले न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी, तीन कंसंट्रेशन टर्म्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती है जो टेंपरेचर पे डिपेंडेबल होती है। जहां भी मैं बात कर रहा हूं मास को लेके, तो मास क्या है कि टेंपरेचर पे डिपेंडेबल टर्म्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे रूम का टेंपरेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपका वेट मान लो 60 kg है। मैं आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाले रूम में ले जाऊं तो कोई वेट में चेंजेस आएगा कोई? आपका 60 kg जो वेट था वो 60 kg से कहीं ऐसा तो नहीं 80 या 50 हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आता है ना जनरली। तो आप ये समझो कि मेरा टेम्परेचर से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम जो होता है इस पर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है जहाँ भी वॉल्यूम वर्ड यूज में आया उनको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेबल कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेबल कंसंट्रेशन टर्म्स। और जो इस पर डिपेंडेंट नहीं है उनको इंडिपेंडेबल कंसंट्रेशन टर्म्स बोल सकते हैं। तो इस प्रकार में इनके कैटेगराइज करके स्टडी कराई जाती है। बेटा तीन कंसंट्रेशन टर्म्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होती है मोलरिटी, लास्ट में लेसन में सीखेंगे। एक होती है मोलरिटी और एक होती है नॉर्मलिटी। इस नॉर्मलिटी से पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं, बाद में उसको कंपैरिजन करेंगे, लास्ट में नॉर्मलिटी भी देखेंगे अपन। तो मोलरिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या है बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी आपके मोल प्रेजेंट होंगे वही आपकी क्या होती है? मोलरिटी। मोलरिटी की बात करें, मोलरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जो भी मोल प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के वही आपकी क्या होती है? मोलरिटी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट को N से लिखाओगे, V सॉल्यूशन का लोगे और ये लेना आपको लीटर या मोलरिटी। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मोलरिटी को लेकर, तो मोलरिटी का बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी मास लेना है बेटा किसका? सॉल्वेंट का, और वो किस में लेना है? kg में। मास लेना है सॉल्वेंट का, ये यहाँ पर क्या हो गया? मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे, ये फॉर्मूला रहेगा। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इनके इंटरनल रिलेशन देखेंगे, उसके बाद नॉर्मलिटी को समझेंगे। ओके, तो क्या होता है मोलरिटी और मोलरिटी, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखो मोलरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, जैसे कि आता है कि 126 ग्राम HNO3 डिजोल्व इन 4 kg H2O सॉल्यूशन या अल्कोहलिक सॉल्यूशन देन फाइंड आउट then find out
then molarity and molarity. D equal 0.5, डेंसिटी इक्वल 0.5, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मोल फाइंड आउट करिए बच्चों। मोल का फॉर्मूला क्या है, देखो मास देने का आपको 126 ग्राम, ऐसा तरीका मास कितना हो जाएगा, देखो 1 then 14 then 48, तो ये टोटल मास हो जाएगा आपका 63। तो 63 से डिवाइड करोगे, n का वैल्यू आ गया 2। अब बात करते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए सॉल्वेंट का और मोल चाहिए सॉल्यूट के। तो सॉल्वेंट का मास देखो, सॉल्यूशन में टोटल मास कितना दिया है आपको पता है, सॉल्यूशन इक्वल होता है क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए तो सॉल्यूट का मास इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो सॉल्यूशन का मास कितना है 4.12 kg। ठीक है, तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, आपके पास 4120 ग्राम था। सॉल्यूट का मास कितना है 126 ग्राम दे रखा है ना, 126 दिया है, तो ये आ गया आपके पास में 4000 ग्राम। ठीक है, ओके, मास आ गया सॉल्वेंट का। आपको उसका फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल कितने दिए सॉल्यूट के 2, मास दे रखा है केजी में कन्वर्ट 4 हो जाएगा, वापस केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 आ गई आपकी मोलैरिटी, 0.5 आ गया मोलैरिटी। अब बात की है मोलैरिटी को लेके। तो मोलैरिटी को लेके आपको क्या चाहिए, मोलैरिटी को लेके चाहिए बेटा आपके पास वॉल्यूम चाहिए। मोल आपको प्रोवाइड किया है, तो मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम में आपको दिया नहीं, मास दिया है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे को वॉल्यूम पता है, डेंसिटी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी को इधर ले लो, तो मास को डिवाइड कर दो इससे डेंसिटी। तो मास कितना दे रखा था 4126 ग्राम ये दे रखा है, इसको डिवाइड कर दो 0.5 से, तो जब डबल हो जाएगा ये आ जाएगा 8252 ग्राम लीटर ml। ओके, क्लियर, ये ml में है क्योंकि आपने ग्राम में लिया था। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूं लीटर में, तो ये आ जाएगा 8.25 लीटर। तो यहाँ पे आओ तो मोल कितना आ जाएगा 8.25, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4.13, ये मोल, ये मोलैरिटी आ गई इसकी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आपको सिंपल सा रिलेशन पता रखना होता है, बस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से रिलेशन लगाए, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, फिर इसके बाद हम मोलैरिटी और समझेंगे, फिर 3 और मिक्सर एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों आपसे मोलैरिटी पूछा है 0.5 NaOH सॉल्यूशंस के लिए। आपको क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया, मोलैरिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, मोलैरिटी, कैपिटल M लिखा है एंड मोलैरिटी का वैल्यू दिया है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है 0.5 दिया है यहाँ पे। अब मेरे को पता है कि मोलैरिटी कितने वॉल्यूम में से कंसीडर की जाती है, 1 लीटर में। अगर आपको गिवन है तो बेटा वो वॉल्यूम लो, लीटर में अगर नहीं प्रोवाइड किया तो 1 लीटर है। तो आपको वॉल्यूम पता है 1 लीटर होता है। अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे देखो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, n इक्वल या मोलैरिटी इक्वल होता है n बाई v। अब v आपको पता है, m आपको पता है, तो मैं n इक्वल टू लिख सकता हूं m डॉट v। m का वैल्यू कितना है भाई आपके पास में 0.5 दिया है, v का वैल्यू 1 है, तो मल्टीपल होके n इक्वल टू कितना आ गया 0.5। n का मीनिंग क्या होता है बच्चों, n का मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास। मोल में कंसीडर कर सकते हैं, तो मास मुझे पता नहीं है, मोलर मास मुझे पता है। देखो मास वैसे क्वेश्चंस में इसमें पूछा नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सोल्व कर सकते हो, उसके लिए आइडिया देते हैं। मास अपॉन मोलर मास बराबर किसके बेटा, मोल के। तो मोल का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.5, तो मोलर मास कितना है आपका, देखो मोलर मास NaOH का होता है, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, देन हाइड्रोजन का 1, ऐड करोगे बेटा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 आ गया, तो मास को देखो 0.5 को 40 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम। ठीक है,
मोल आपको वैसे ही पता लग गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है, तो आपको पता है टोटल। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज मैंने नहीं दी, D इक्वल ले लेना 1.5, यहाँ पे डेंसिटी और गिवन रहेगा बच्चों क्वेश्चन। अब देखो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है, तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, एक तो मोल चाहिए, मोल आपने फाइंड आउट कर रखे पहले से 0.5। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम, मास चाहिए, मास भी किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास तो नहीं पता मुझे, लेकिन सॉल्यूशन का मास पता है। सॉल्यूशन के मास से अगर मैं सॉल्वेंट का मास सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का मास देखिए ध्यान से, बेटा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम प्रोवाइड किया है 1 लीटर है, तो 1000 ग्राम मान लो या 1 लीटर कर लो, जैसे आपको सोल्व करना है कर लो। बेटा यहाँ पे डेंसिटी कितना दे देगा 1.5, तो m इक्वल टू कितना आ गया, d डॉट v। तो d कितना था बेटा आपका 1 लीटर, और d सॉरी 1.5 था, v कितना था 1 लीटर, ये 1.5। आपके पास में आ गया 1.5 kg। आपका सॉल्यूशन कितना है बेटा 1.5 kg। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको मास चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। अगर आप मोलैलिटी कंसीडर करना चाहते हो तो इस सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का जो मास आएगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन का मास, सब्सट्रैक्ट कर दो इसको सॉल्यूट के मास। तो सॉल्यूट का जो मास है बच्चों, यहाँ पे आपको पता है 20 ग्राम दे रखा है, देखो आपने यहाँ पे कंसीडर किया था, तो 1500 ग्राम कर सकता हूँ, उसको 20 ग्राम कर लो तो 480 ग्राम आ गए, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मोल पता है, मोल कितने थे 0.5 डिवाइडेड बाय 480, या इसको देख सकते हो बेटा केजी में कन्वर्ट करना है तो याद आएगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या 1.48 डिवाइडेड बाय 0.5, ये इसकी मोलैलिटी होगी, या इसकी मोलैलिटी, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में अपन रिलेशन देखेंगे बेटा मोलैलिटी और मोलैलिटी का, इसके अलावा अपन थोड़ा सा नॉर्मेलिटी को लेकर समझ लेते हैं। इसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, ओके। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, सुनना ध्यान से। नॉर्मेलिटी का मीनिंग होता है कि जैसे आपने मोलैलिटी सीखा है वैसा ही नॉर्मेलिटी है। मोलैलिटी का मीनिंग था मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इस बार आप नॉर्मेलिटी में बोलोगे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बस इसी से हो जाएगा। जैसे आपकी मोलैलिटी होती है वैसे ही आपकी नॉर्मेलिटी होती है, ऐसा समझिए। मोलैलिटी इधर ले लेते हैं नॉर्मेलिटी, तो मोलैलिटी का मीनिंग आपने क्या लिखा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो n किसका लिया आपने, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय, जैसे आपने n मोल लिया सॉल्यूट का, वैसे यहाँ पे लोगे बेटा वॉल्यूम लोगे सॉल्यूशन का लीटर। जैसे यहाँ इसमें ये लिया n सॉल्यूट, वैसे यहाँ पे लोगे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम फॉर्मूला काम करेगा। मोल का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये किसमें थी लीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, जैसे मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, वैसे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम किसमें लेनी है बेटा, वॉल्यूम लेनी है सॉल्यूशन की, वो भी लीटर, ओके। अब बात आती है बच्चों यहाँ इक्विवेलेंट मास क्या होता है, बस ये थोड़ा सा समझ लेना। तो आपका जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है बेटा मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, ठीक है। मोलर मास को डिवाइड कर दो किसका, वैलेंस फैक्टर का, वही आपका इक्विवेलेंट मास होगा। अब ये वैलेंस फैक्टर क्या होता है, तो जब भी आपको एसिड को पढ़ना है तो H प्लस देख लो, बेस में अगर देखना है तो OH माइनस देख लो। अगर कोई इन सब के अलावा कंडीशंस दी जाए तो वहां पे देखो बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूं Cr2O7 K2Cr2O7, तो क्रोमियम में ऑक्सीजन अवस्था देखो -40 +2 +6 आ जाएगा,
और इसको मैं अगर बदल दूँ यहाँ पे Cr2O3 पे, तो यहाँ पे जो चेंज कितना आ गया +3, यानी यहाँ जो चेंज आएगा वो क्या हो गया वैलेंसी फैक्टर। ऐसे और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि MnO4 होता है, यहाँ ऑक्सीजन दूसरा देखो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अगर चेंज हो जाए MnO4 में तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में आ गया, मतलब 3 का चेंज आया, तो ये आपका क्या होगा वैलेंसी फैक्टर होगा। जो भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्शन में चेंज आता है वो वैलेंसी फैक्टर होता है। अगर वैलेंसी फैक्टर का पता लग गया आपको तो बेटा इससे डिवाइड कर देना किससे मोलर मास। तो जो भी आपका एसिड हो उसमें H+ देखो, बेस हो उसमें OH- देखो, या जो रिएक्शंस दे रखे हैं उसमें बेटा पॉजिटिव चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ये आपके वैलेंसी फैक्टर होते हैं। वैलेंसी फैक्टर में डिवाइड कर दो, वैलेंसी फैक्टर का डिवाइड कर दो मोलर मास में, तो ये क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो मैं क्या इसको उल्टू वैसे लिख सकता हूँ, मास की जगह मास रख लिया, अब इस इक्विवेलेंट मास की जगह लिख सकता हूँ मोलर मास। अब डिवाइड में जो आएगा वैलेंसी फैक्टर वो ऊपर चला जाएगा, वैलेंसी फैक्टर इधर लिख दिया मैंने। अब बताओ यहाँ नीचे क्या है वॉल्यूम। अब इस टर्म्स को अगर आप देखोगे, ये जो टर्म्स है ये जो टर्म्स है दोनों एक दूसरे क्या है सिमिलर, और ये टर्म्स आपकी क्या है मोलैरिटी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा आपकी मोलैरिटी इक्वल होती है मोलैरिटी डॉट वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी को मल्टीपल कर दो इससे वैलेंसी फैक्टर, ये आपकी क्या हो जाती है नॉर्मलिटी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड। इसके अलावा फॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, रिवर्स एग्जाम क्वेश्चंस और भी देखेंगे। साथ साथ जो जेम वगैरह के नेट या गेट वगैरह